हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म 25-26 सेशन के लिए। तो ऑफिशियल डीओई का ये प्रैक्टिस पेपर है जो कि आपके मिड टर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो चलिए इसे करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट के अंदर भी पीवाईक्यूज के सोल्यूशंस है, डिटेल सोल्यूशंस है, कंसेप्ट है, तो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके सेक्शन ए से। तो ऑफिशियल है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अगर वन एंड डायमीटर का -40 है तो अदर एंड आपको बोला है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे होगा। तो यानी कि एक एंड आपको डायमीटर का गिवन है एंड सर्कल की डायमीटर की लेंथ भी गिवन है और आपको दूसरा एंड निकालना है। तो सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि आपको पता है ना डायमीटर के तो जो डायमीटर होता है आपका वो जो सेंटर होता है वो बिल्कुल डायमीटर के मिड में होता है। तो अगर कोई भी पॉइंट मिड में है तो आप क्या कर सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो ना। अगर आपको मिड निकालना होता सेंटर तब आप मिड पॉइंट थ्योरम निकाल सकते थे, बट अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना आपको, जस्ट आपको वन एंड दिया एंड सेकेंड एंड आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है ए बी, जो डिस्टेंस है डायमीटर है ना, ए बी क्या है डायमीटर है, ये डिस्टेंस आपको 6 गिवन है। तो आपको जस्ट ए बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ए बी आपको 6 दिया है। अब ए बी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे निकलता है, कोई भी डिस्टेंस के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, एक्स में से एक्स वाला माइनस करो और फिर उसका स्क्वायर करो। सेम ऐसी वाई में से वाई वाला माइनस करो और उस पर स्क्वायर करो और ऐड करके स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब ये जो ए बी डिस्टेंस है ये कैसे आएगा, इसके एक्स में से इसके एक्स वाला माइनस करना है। अब चाहे आप इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको, ठीक है। तो मैंने पहले x लिख दिया, तो x में से जब मैं माइनस करूँगी -4, तो x में से जब माइनस करेंगे -4 तो ये +4 हो जाएगा और इस पर स्क्वायर है, ठीक है। तो x + 4 का स्क्वायर हो जाएगा एंड ये आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखो इसका y भी 0 है और ये वाला y भी 0 है, तो 0 - 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो आई होप डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको आता होगा। x में से x वाला माइनस करो उसका स्क्वायर, फिर y में से y वाला माइनस करो उसका स्क्वायर, ठीक है। एंड रूट लगाते हैं जब भी डिस्टेंस निकालते हैं और ये डिस्टेंस आपको 6 दिया हुआ है। अब आपको ये दिख रहा है ये माइनस माइनस प्लस, तो x + 4 किस में है, स्क्वायर में। 0 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐड में 0 है तो 0, यानी कुछ भी चीज़ से ऐड होगा तो 0 तो लिखना नहीं है ना। अब ये आपको दिख रहा है x + 4 का स्क्वायर है। आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते थे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग भी कर सकते थे, यानी कि तब आप क्या करते, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते, तो x + 4 के स्क्वायर में से रूट हट जाता और यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है ना, और फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता। यानी मैं स्क्वायरिंग करती तो इसमें से रूट हटता और यहाँ स्क्वायर होता। अब यहाँ पे भी अंदर तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि रूट के अंदर कोई भी पावर 2, अगर किसी भी टर्म पे 2 पावर है तो जब भी 2 बार कोई रूट में टर्म होती है तो वो एक बार बाहर आ जाती है ना। तो मैंने इस तरीके से भी कर लिया। तो x + 4 क्योंकि 2 बार था तो रूट हटाने के लिए अगर 2 का स्क्वायर है अंदर तो 2 एक बाहर आ जाता है ना रूट से। तो ऐसे ही x + 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो यानी ये एक बार बाहर आ जाएगा एंड ये एज इट इज़। तो या फिर आप स्क्वायरिंग वाले तरीके से कर लो। तो x + 4 कितना आ गया 6। अब x निकालना तो ये +4 है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब ये 6 - 4 कितना आ जाएगा 2। तो ये जो b एंड है ये x, 0 था, तो b एंड आपका x, 0 का मतलब x कितना आ गया 2 एंड 0, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका B20 जो है करेक्ट आंसर है। फर्स्ट का क्या आंसर है 20, इसका अदर एंड है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे O के मिड पॉइंट निकालने होते, मान लो O निकालना होता, सेंटर निकालना होता, तब आप क्या करते, O अगर सेंटर निकालना है तो आप फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते, -4 + x/2 एंड 0 + 0/2, है ना। तो यानी O सेंटर निकल जाता। बट यहाँ पे एक्स आपको मालूम चल चुका था, है ना, तो ओ सेंटर भी आप निकाल सकते थे, या फिर आप सेंटर निकालने के लिए रेडियस निकाल लेते और फिर ए ओ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ओ के
पॉइंट आ जाती है। तो मिड पॉइंट, सेंटर वाला कुछ भी आप तरीका यूज़ कर सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन में ए बी डायमीटर डायरेक्ट दिया था तो आपने ए बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 आया तो x, क्योंकि x,0 इसका अदर एंड है तो ये 2 0 आ जाएगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट 11/24, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। मतलब एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दी है और नहीं होने की निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला लगता है जब भी होना और ना होना आपको फाइंड करना हो। तो यहाँ पे फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग की तो आपको दी हुई है और ई नॉट की निकालनी है। जो नॉट की निकालते हैं तो 1 में से हैपनिंग वाली आपको माइनस करनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इवेंट का होना प्लस नहीं होना, ई नॉट और ई का जो सम होता है वो 1 होता है, आपको याद रखना है ये। तो अगर ई नॉट निकालना है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग की आपको माइनस करनी है। तो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी 11/24 है। अब इसके नीचे 1 लगा दो तो एलसीएम ले लो 1 और 24 का, 24, 124 का एलसीएम 24, तो 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस करोगे तो 13/24। एलसीएम लेके फ्रैक्शन को सॉल्व करना आई होप सबको आता होगा। 13/24 ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो 13/24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी -1 -1 -1 -1। तो यहाँ पे मेरे को ए पी में कॉमन डिफरेंस निकालना है। वैसे तो आप डिफरेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो, बट आपको दिख रहा होगा सारे टर्म्स तो सेम ही है। तो जब सारे टर्म्स सेम हो तो डिफरेंस कितना आएगा, 0 ही आएगा, है ना। अदरवाइज आप डिफरेंस का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। सेकंड क्या है -1, फिर ये माइनस हमारा फॉर्मूले का, एंड A1 पे भी माइनस ही लगा है, तो 2 माइनस माइनस प्लस, -1 +1 कट के 0। तो वैसे भी मैंने आपको ट्रिक बताई दी, अगर सारे टर्म सेम है तो अगर ऑल टर्म सेम है किसी AP के तो डिफरेंस 0 होता है, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर लेना। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, डी ऑप्शन 0 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ cot 45/sin30 + cos 60। तो इनमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए। तो आई होप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सबको आता होगा और ट्रिक्स मैंने सिखा रखी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, तो आप देख लेना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिक्स। तो cot 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, cos 60 की वैल्यू हाफ ही होती है, क्योंकि cos 60 sin 30 के बराबर होता है, तो cos 60 भी हाफ होता है। अब हाफ और हाफ को प्लस करोगे तो देखो हाफ और हाफ, देखो डिनोमिनेटर सेम है 2, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ये एज इट इज़ 1 और 1 कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो यानी इसे सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा, और ऊपर भी 1 है तो 1/1 1 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए 1 आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट पॉइंट एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस है दिस एंड दिस पॉइंट से। तो जब भी इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो तो जो साइड वाला पॉइंट है ये तो आपको ऊपर रखना होता है, ठीक है। और ये जो जिन पॉइंट्स के बीच में एंड लगा है ना, इनको आपको नीचे रख लेना है, ठीक है। अब ये पॉइंट इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि P पॉइंट जो अलग से था वो ऊपर रखा, और ये जो एंड वाले जिसमें एंड लगा होता है उनको यहाँ रखना होता है। तो ये P और A का डिस्टेंस और P और B का डिस्टेंस, PA और PB, ये डिस्टेंस बराबर, P का A से डिस्टेंस, P का B से डिस्टेंस, इसी को इक्वी डिस्टेंस कहेंगे। तो आपको P और A में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और फिर P और B में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अब आपको पता है डिस्टेंस फार्मूले में स्क्वायर रूट भी आता है ना, यहाँ पे रूट आता है, तो आपको अगर रूट हटाना है तो आप पहले ही स्क्वायर कर दो, तो आपको रूट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने ये इसके इक्वल था क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें स्क्वायरिंग कर दी। अब आपको रूट नहीं लगाना है यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले में, क्योंकि स्क्वायर लग चुका है। अब आप फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, x में से x का माइनस करो, x में से जब -4 माइनस करोगे तो +4 हो जाएगा। सेम ऐसी y में से y वाला माइनस करो, y में से -4 माइनस करोगे तो +4 हो जाएगा, और स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है बस। p और b में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x में से -2 करोगे माइनस, तो +2 हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर, y - 4, यहाँ तो प्लस है तो माइनस ही रहेगा, y - 4 का स्क्वायर। अब आपको ये आइडेंटिटी दिख रही होगी, x में 4 प्लस तो होगा नहीं, तो इसलिए आइडेंटिटी से खोलना है a + b का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर
4 का स्क्वायर 16, फिर 2ab क्या होती है आइडेंटिटी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, तो a का स्क्वायर x स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर एंड 2 इंटू a इंटू बी, 2 4 ज़ा 8x। सेम ऐसे इसको भी आइडेंटिटी से खोल लो, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू वाई 8y हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, माइनस है तो इसलिए माइनस 8y आएगा। अब आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है और इस साइड भी प्लस में है, तो इक्वल में जब दोनों साइड सेम हो साइन तो कट सकता है, या फिर आप इसे प्लस है तो यहाँ ला के माइनस करोगे तो यहाँ पे ला के भी काट सकते हो। वाई स्क्वायर भी यहाँ प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, तो ये प्लस यहाँ आके माइनस होगा तो कट जाएगा। ठीक है, अब x वाला 8x है और यहाँ 4x है, तो इस 4x को यहाँ लाओ माइनस हो जाएगा, और 8y प्लस का है, ये 8y यहाँ आएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 में से 4x तो माइनस हो जाएगा, 8y में 8y प्लस हो जाएगा। और फिर ये देखो जो बचे हुए नंबर्स है 16 और 16 32, तो इस साइड है, इधर कितने हैं 20 है ना प्लस के, इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 32 में से 20 माइनस हो जाएंगे तो 12 बचेंगे। अब ये सब 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 के टेबल में सारे आते हैं, तो 4 से सबको डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 जा 16, 4y आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, और 0 से करोगे तो 0 ही आ जाएगा। अब ये आपका आंसर है, तो ये आंसर आपका ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी आपका है x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0, तो ये आंसर करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टर्म इक्वल टू 0 फॉर दिस AP गिवन है 26 7 24 21, और आपको बोला कौन सी टर्म है जो 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे टर्म का ही फॉर्मूला लगाना है। 27 24 21 ये AP है ना, तो कौन सी टर्म 0 है, तो an टर्म मतलब an क्या है 0, तो an का फॉर्मूला लगाओ। AP में an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस, अगर n है तो n माइनस 1d, अगर a 5 होता है तो आप क्या से लिखते हो, a 5 है तो a प्लस 5 माइनस 1 यानी 4d है ना, यानी जितनी टर्म होती है उसमें d एक कम होता है, तो ऐसी n टर्म है तो n माइनस 1d हो जाएगा। तो टर्म का फॉर्मूला आई होप सबको आता होगा AP में, तो ये an टर्म का फॉर्मूला होता है, बराबर में कितना रखना है 0, क्योंकि क्वेश्चन में 0 बोला है। अब a की वैल्यू कितनी है, a क्या है फर्स्ट टर्म 27, ये a होता है ना, और d निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, a2 में से a1 को माइनस करना होता है। अब दिख रहा होगा आपको AP घट रही है, तो जब भी AP घट रही हो तो d आपका नेगेटिव आएगा, ये याद रखना। तो a2 क्या है 24 और a1 कितना है 27, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, इसलिए d नेगेटिव आएगा। तो जब भी आपको दिखे AP घट रही है तो आपका d नेगेटिव आना चाहिए, और अगर AP बढ़ रही है तो d पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो a 27 रखा, n माइनस 1, d मल्टीप्लाई में ना इसके साथ, तो इसलिए ब्रैकेट में लेना है, कितना आया d माइनस 3, ब्रैकेट में लेना क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर में 0। अब n कैसे निकालते हैं, पहले a जो भी a है यहाँ प्लस हो रहा है तो इस साइड ला के माइनस करो, तो 0 में से माइनस होगा तो 0 माइनस 27, तो माइनस 27 आ जाएगा ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो d मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसको डिवाइड में लेके आते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, जब भी an से n निकालना हो तो n निकालने के लिए स्टेप याद रखना, पहले आपको a को दूसरी साइड ले जाके प्लस या माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ ले जाके माइनस करना, माइनस है इधर तो यहाँ जाके प्लस करना, फिर हम d को डिवाइड करते हैं और फिर लास्ट में +1 करते हैं। तो ये स्टेप होते हैं n निकालने के लिए। ठीक है, an से अगर n निकालना है तो यहाँ पे पहले a को ले गए तो माइनस हो गया, फिर d मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 9 ज़ा 9 आ गया। अब फिर n निकालना है तो ये -1 है तो इसलिए +1 करते हैं लास्ट में, तो 10 आ गया n, यानी कौन सी टर्म 0 है, 10th टर्म जो है 0 है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका A ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 536। 536 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आई होप सब बच्चों को आता होगा करना। तो 536 देखो इवन नंबर है ना, लास्ट में 6 है, तो जब भी इवन नंबर दिखे आपको तो इवन नंबर को 2 से डिवाइड करना चाहिए, अगर इवन नहीं है मतलब इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर लास्ट में 0 5 दिखे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज़ आप 3 7
11, इनसे प्राइम नंबर से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए। तो सबसे पहले ये इवन है, 2 से डिवाइड हो गया, 2 2 ज़ा 4, बचा 1, 2 6 ज़ा 12, फिर 1 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से होगा क्योंकि इवन आ गया, 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा। अब ये फिर से इवन है तो 2 पे चला जाएगा, 2 में 13 कब आता है, 6 12, 2 6 ज़ा 12 होता है ना, तो एक बचा 7 4, 2 7 ज़ा 14। अब ये 67 ना प्राइम नंबर है तो ये अपने ही टेबल पे जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ना मुझे लग रहा है या तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में 536 नहीं होगा, कुछ और होगा, अदरवाइज़ आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, तो कुछ या तो इस 536 में कुछ मिस्टेक है कि यहाँ कुछ और नंबर होना चाहिए था तब इनमें से कोई ऑप्शन आता, अदरवाइज़ इस 536 के अकॉर्डिंग ये प्राइम फैक्टर होंगे। तो आपको प्राइम फैक्टर तो आई होप सबको आते ही होंगे करने। नेक्स्ट देखो, एक्स जेड वाई सिमिलर है सी बी ए ट्राइंगल के, और आपको एक्स जेड अपॉन सी ए का रेशो दिया है। यहाँ भी कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। देखो एक्स जेड के साथ इन्होंने सी ए लिया है, तो सी ए अगर ये सिमिलर दे रखा है ऑलरेडी, तो एक्स जेड फर्स्ट 2 वर्टेक्स है, तो इसके भी तो फर्स्ट 2 वर्टेक्स होने चाहिए थे। तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, तो इसमें यहाँ ए कर लेना और यहाँ बी कर लेना, सी ए बी, कुछ मिस प्रिंट है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक्स जेड और इसके एक्स जेड का है, इसका अगर एक्स जेड लिया है तो इसका तो सी ए लेना चाहिए ना। तो एक्स जेड अपॉन सी ए 2/3 दिया है, तो ये अगर एक्स जेड वाई को मैं ऐसे रोटेट करके लिखूँगी एक्स जेड वाई, तो इसको भी जस्ट ऐसे रोटेट करो, सी ए बी, सी ए यहाँ करना और बी यहाँ करना, इसको ऐसे किया है ना रोटेट, तो इसको भी ऐसे रोटेट करो। अब बोला है कि अगर ये इनकी साइड्स का रेशो 2/3 है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल, तो इनकी साइड्स का जो रेशो है वो अगर 2/3 है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस साइड का इस साइड के साथ रेशो 2/3 है, तो इन्होंने बोला ये जो एल्टीट्यूड है एक्स से और जो सी से एल्टीट्यूड है, एक्स और सी से क्या खींचे गए, अल्टीट्यूड खींचे गए अपोजिट साइड्स पे, तो उनका क्या रेशो होगा। तो जब भी दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनमें जो एल्टीट्यूड्स का रेशो होता है ना, वो बिल्कुल एज इट इज़ साइड के रेशो के बराबर होता है। तो जो मान लो ये एल्टीट्यूड एक्स एम है और ये वाला सी एन है, तो जो एक्स एम एल्टीट्यूड है और जो सी एन एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या परपेंडिकुलर्स भी बोल सकते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, जो भी सिमिलर ट्राइंगल है उनकी साइड्स के रेशो के ही बराबर होता है। तो ये याद रख लेना कि एल्टीट्यूड्स का जो रेशो होता है, रेशो ऑफ एल्टीट्यूड्स किसके होने चाहिए, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल के। तो रेशो ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, इज इक्वल टू रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के ही बराबर होता है। तो एल्टीट्यूड का रेशो जितना साइड्स का रेशो होगा उनके बराबर होगा, तो ये 2/3 ही आएगा, यानी आंसर इसका आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, कार्ड फेस कार्ड ना हो। तो ये मैंने कार्ड का पूरा सिस्टम आपको बता रखा है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, जहाँ भी मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए तो मैंने पूरा कार्ड का सिस्टम बताया था आपको। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, चेक कर लेना। तो देखो टोटल 52 कार्ड होते हैं ना, तो 52 कार्ड में से 4 ग्रुप होते हैं, है ना, मैंने आपको बता रखा था 13 13 13 13, है ना। अब इन 13 में से एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा और एक एस होगा, ठीक है, किंग क्वीन जैक एस, सेम ऐसे ही, और 2 से 10 नंबर के और 9 कार्ड होंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही इस वाले 13 में भी होगा, ऐसे ही इस 13 में भी होगा, इस 13 में भी होगा, क्लियर। 13 में एक किंग होगा, जैसे स्पेड है, ये क्लब है, ये डायमंड है, ये हार्ट है, तो 13 स्पेड में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एस और 2 से 10 के 9 कार्ड्स, ओके। तो ऐसे करके टोटल जो किंग होंगे वो आपके 4 किंग होंगे, कितने होंगे, 4 क्वीन होगी टोटल, ठीक है। यहाँ सब में एक एक किंग होगा ना, तो 4 किंग हो जाएंगे, और ऐसी 4 क्वीन हो जाएगी, 4 जैक हो जाएंगे, 4 एस हो जाएंगे, और 4 2 नंबर वाले कार्ड हो जाएंगे, 4 3 नंबर वाले कार्ड हो जाएंगे। तो जो हमारे फेस कार्ड होते हैं ना, वो किंग
क्वीन और जैक को मिला के बनेंगे, एस नहीं होगा उनमें। तो 4 4 4 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल। कितने फेस कार्ड होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड नहीं बोलिए, आपको बोलिए नॉट फेस कार्ड की। तो पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड निकाल लो। तो टोटल कितने फेस कार्ड है? 12 फेस कार्ड है। और टोटल है कार्ड कितने? 52 बोला है ना। तो 12 फेस कार्ड होता है और 52 टोटल कार्ड्स है। तो इसको डिवाइड कर लो, 4 से कट जाएगा, 4 3 ज़ा 4 13 पे। तो ये 3/13 तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी है। आपको नॉट फेस कार्ड बोला है, तो हमने पहले फेस कार्ड की निकालनी है, फिर नॉट फेस कार्ड की निकालनी होती है। जब भी किसी चीज़ के नहीं होने की निकालनी होती तो 1 में से होने वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं। तो यानी कि आपको एलसीएम लेना है 13 और 1 का एलसीएम लो, 13 आएगा। ये डिफरेंट होते तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और ये 3 1 ज़ा 3, 13 - 3 10/13 आंसर है सी ऑप्शन। तो 10/13 ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वावल। अच्छा, ये वैल्यू ऑफ पी फॉर विच ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम है, ये इक्वेशन है दो। मैनी सोल्यूशन की कंडीशन लगानी है आपको।